जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम करने वाले हैं व्यावसायिक अध्ययन का पाठ 9 व्यावसायिक वित्त। बच्चों, पाठ की शुरुआत मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगी। राम और श्याम दो अच्छे दोस्त थे। राम और श्याम दोनों के पास एक एक खिलौना था। राम को श्याम का खिलौना बहुत अच्छा लगा, तो उसने श्याम से बोला, श्याम मेरे प्यारे भाई, क्या तुम मुझे अपना खिलौना दोगे? श्याम ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि राम के पास जो खिलौना था वो श्याम को पसंद नहीं था। अब राम ने एक और ट्रिक चली। राम ने श्याम से बोला, श्याम मेरे भाई, मैं तुझे इस टॉय की कीमत पूरी अदा कर दूंगा, तुम अपना टॉय मुझे दे दो। श्याम ने 1 सेकेंड को सोचा, फिर मना कर दिया। अब बारी थी राम की। राम ने फिर श्याम से बोला, श्याम प्लीज़ मेरे भाई, मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूंगा, तुम मुझे अपना टॉय दे दो। अब श्याम ने राम की बात को ध्यान से सुनना शुरू करा। क्यों? क्योंकि अब राम श्याम के प्रॉफिट की बात कर रहा था। ऐसी बात कर रहा था जिसमें श्याम को प्रॉफिट होने वाला था, यानी श्याम को कुछ मिलने वाला था। और जो मिलने वाला था वो था मनी, यानी कि रुपए, यानी कि वित्त, जिसके बारे में आज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब श्याम जैसे छोटे बच्चे भी मनी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, हम और आप भी मनी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो मनी से पूरी होती हैं, इमोशनल ज़रूरतें छोड़कर। बाकी जितनी भी ज़रूरतें हैं डेली लाइफ की, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मनी इन्वॉल्व होता है। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसके मैनेजमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट क्यों करना इतना ज़रूरी होता है? क्योंकि आपको पता है सन, ओशन का वाटर, विंड, ये सब इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है, हर जगह आप इसे पाते हैं। तो क्या आप इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते। इसीलिए तो सरकार और कुछ NGOs मिलकर आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इनका एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से ये कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैनेजमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, सेम इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस आप पहले ही अपने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट हमको इन सारी चीज़ों के बारे में और नेचर को प्रिजर्व करने के बारे में समझाती है, वो इसलिए समझाती है क्योंकि हम उसको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से फाइनेंस का भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं और इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वह सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि अकाउंटेंसी, इसमें भी आपको ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की। इकोनॉमिक्स, यह भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताता है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको तब समझ पाएंगे जब आप मैनेजमेंट समझेंगे कि फाइनेंस का कैसे होता है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड होता है। लाइफ ब्लड इसलिए होता है क्योंकि जिस तरीके से हमें जिंदा रखने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी चीज़ें खरीदने, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हर छोटी से बड़ी एक्टिविटी के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फाइनेंस को ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड बोला जाता है। फाइनेंस इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वह फाइनेंस से ही रिलेटेड होती हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आजकल एक और डिपार्टमेंट रहता है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। सारे डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं फाइनेंस की वजह से। एक डिपार्टमेंट फाइनेंस इशू करता है और दूसरा उसे यूज़ करता है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस से रिलेटेड लिए जाते हैं। आइए मैं आपको वो डिसीजंस समझाती हूँ। एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है, जो मेन हेड होता है, वह बहुत से डिसीजंस लेता है जिसमें कि फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस का जो सबसे पहला डिसीजन है जो एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लेता है, वह है इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
इन्वेस्ट करना यानी कि आपको रिटर्न मिलेगा। याद रखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आए तो हमेशा वहाँ पर रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है, मीन्स आपको ग्रोथ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट प्यारे बच्चों आपका रिटर्न है। अगर मैं एक एज एन इंडिविजुअल शेयर्स परचेज करती हूँ किसी कंपनी के, तो कंपनी मुझे डिविडेंड पे करेगी, वह मेरे लिए एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। ओके और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यही इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये चीज़ ध्यान रखता है कि इन्वेस्ट करना है हमें किन चीज़ों में। एक तो कैपिटल बजटिंग करनी है और दूसरा हमें करना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वर्ड से आप अवेयर हैं बिकॉज आप अकाउंटेंसी में इसका बहुत यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, कैश ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए रखे जाते हैं, तो वो किसका पार्ट हो गए? वर्किंग कैपिटल का। नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल बजटिंग पर। कैपिटल बजटिंग एक नया टर्म लगता है पर वो है नहीं। आप इसको समझते हैं फिक्स्ड असेट्स के रूप में, यानी कि ऐसे खर्चे जो आने वाले कई सालों के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आप बनाते हैं अकाउंटेंसी में, ये वही है जिसे हम यहाँ पर कैपिटल बजटिंग के नाम से बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक ऑफिसर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है तो कौन सी चीज़ों को कंसिडर करता है। एक तो वो सोच के रखता है कि उसे पैसा दो तरफ इन्वेस्ट करना है, एक कैपिटल बजटिंग में और दूसरा वर्किंग कैपिटल में। कैपिटल बजटिंग मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आप मशीन्स परचेज करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, जो आने वाले कई सालों में कंपनी को प्रॉफिट दिलाएगा। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, वेजेस देने हैं, रेंट का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, कैश का पेमेंट करना है, या फिर आपको सेल्स मेंटेन करके रखनी है। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के। और ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लेता है वो है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन होता है दो टाइप के डिसीजंस, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेब्ट। इक्विटी क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स एक कंपनी देती है ताकि लोग इन्वेस्ट कर सके कंपनी में, उसे कहते हैं इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि ओनर्स फंड। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। और डेब्ट होता है प्यारे बच्चों जो लॉन्ग टर्म लोन्स लिए जाते हैं बाय अ कंपनी, उसे कहते हैं डेब्ट। ठीक है, तो ये डिसीजन भी एक फाइनेंशियल ऑफिसर लेगा कि उसे कितना मनी कलेक्ट करना है थ्रू इक्विटी एंड थ्रू डेब्ट। उसकी इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए या डेब्ट ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व होता है। ना तो रिस्क ज़्यादा हो ना कॉस्ट ज़्यादा हो। कोई भी चीज़ हमें मार्केट में फ्री में नहीं मिलती। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लोन लेती है यानी कि डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमेशा याद रखिए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अगर कॉस्ट लग रहा है उसमें तो उसको उसका पेमेंट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। यानी ऑफिसर अगर ये सोचता है कि वो डेब्ट ज़्यादा करेगा यानी बोरोवर्स फंड ज़्यादा होंगे और बोरोवर्स को हमेशा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसके दूसरे तरफ अगर आप देखें तो इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, बट शेयर होल्डर्स फंड में भी आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना और डिविडेंड पे करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटरेस्ट आप पे करते हो बोरोवर्स फंड में और डिविडेंड आप पे करते हो इक्विटी फंड में या शेयर होल्डर्स के फंड में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स ले लोगे अपनी कंपनी में तो इसकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा इन्वेस्टर्स को चला जाएगा, शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। ओके, आपकी कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग्स करनी है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ये सारे टर्म्स आप अकाउंटेंसी में सीख चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी एंड डेब्ट। ओके, इसी से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है।
ओके, तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक बार आप एक वर्ड को समझें, उसे हर चैप्टर में, हर बुक में आपको हर सब्जेक्ट में यूज करना है। यहाँ पर ये डिसीजन कौन लेगा? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लेगा कि क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड या बोरोवर्स फंड। Again I am repeating, equity shareholders fund and debt is borrowers fund. Equity में you pay dividend, यहाँ borrowers fund में हमें interest pay करना होता है। एक में risk होता है, एक में cost होता है। इसका बैलेंस बनाना ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आजकल फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हर डिसीजन एक सोल इंडिविजुअल नहीं लेता। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप और बाकी टाइप्स ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये सब पढ़ा है, आपको इनके ड्रॉबैक्स भी पता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ड्रॉबैक यही होता है कि सारे डिसीजन एक ही इंडिविजुअल लेता है और मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंडिविजुअल में ये सारे स्किल्स नहीं होते। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए डिपार्टमेंट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है और इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? अगर आपको याद है, मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं जिसमें आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग करते हो। सेम गोज विथ व्यावसायिक वित्त। अगर आपको इसका प्रबंध करना है तो आपको व्यावसायिक जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वेस्टेज को आपको कम करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है विदाउट वेस्टेज। ठीक ढंग से कॉस्ट और रिस्क को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला डिसीजन कौन सा होता है जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लेते हैं। नेक्स्ट डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। इसमें किस चीज का डिसीजन लिया जाता है? ये देखा जाता है कि जो प्रॉफिट कंपनी को होगा वो प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी होनी चाहिए और डिविडेंड जो हमको देना है अपने शेयर होल्डर्स को वो कितना होना चाहिए। याद रखिए आप लोग, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा है 11th क्लास में, तो वहां पर आपको पता है अर्निंग पर शेयर होती है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी वही ऑर्गेनाइजेशन वेल रेप्यूटेड होगा। और इन्वेस्टर्स अर्निंग पर शेयर यानी आप डिविडेंड कितना दे रहे हो शेयर्स के अगेंस्ट में, इसको देखकर ही आज का स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। वो ब्लाइंडली कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर मैं भी शेयर्स परचेज करने जाऊंगी मार्केट में तो सबसे पहले यह स्टडी करूंगी कि डिविडेंड पर शेयर मुझे कितना मिल रहा है जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। जो ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छा डिविडेंड देगी, जितना हाई डिविडेंड देगी, उसकी रेप्यूटेशन मार्केट में उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि डिविडेंड एक ऑर्गेनाइजेशन तभी दे सकता है जब उसके पास प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो डिविडेंड नहीं दे सकता। अभी आप 12th में प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में आपको कंपैरेटिव शीट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि कब वो एक्टिविटी से वो प्रॉफिट मिल रहा है, कब उनको लॉस मिल रहा है। ओके, सो जब प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। और इसी पर्पस को पूरा करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर कर सके। उसी मोटिव के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंट, उसको बनाया या मेंटेन किया जाता है। ओके, तो ये सारे डिसीजंस हैं जो एक फाइनेंशियल ऑफिसर लेता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन। ये सारे टर्म्स आप एक बार रीड करिए और देखिए कि इनके एग्जाम्पल्स आप कितने लर्न कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम डिसीजंस ले लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, प्लानिंग का मतलब आप जानते हैं, प्लानिंग का मतलब होता है हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, उसके लिए लिए जाने वाले स्टेप्स। तो ये एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं। जितने भी हमारे प्लान्स होते हैं, जहाँ हम हैं और जहाँ हमें पहुँचना है, उसमें ब्रिज कौन बनाता है? हमारे प्लान्स बनाते हैं। सेम इसी तरीके से फाइनेंस में भी प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जहाँ हैं और जहाँ हमें पहुँचना है, मीन्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स तक जब हमें पहुँचना है तो उसके लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है।
हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें यह जानना होता है कि जो फंड्स हैं वो कितने चाहिए। हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस, इनकी रिक्वायरमेंट को क्या एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर पा रहा है, ये जानने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्लान करेंगे तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हर डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्या है, और उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम ये प्लान आउट करेंगे कि हर डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस देना है, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ बिना रुके चलती जाएं। ओके, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी आपको फंड्स निर्धारित करने हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, ताकि हर डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चलता रहे। अगर फंड्स नहीं मिले, सपोज प्रोडक्शन हो रहा है और उनको आपने फंड नहीं दिया जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? पावर कट हो जाएगा और मशीन्स चलना बंद हो जाएंगी। अब अगर ये मशीन 1 घंटे ना चले किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और वो कॉस्ट कहाँ से जाएगा? एंड ऑफ द डे उसी पैसे से जाएगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट करने के लिए रखा गया है। ओके, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और दोहराते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें यह निर्धारित करना होता है कि डिपार्टमेंट में हर एक की रिक्वायरमेंट कितनी है, जिससे कि उनका हर काम सुचारू रूप से चलता रहे। अगर उनके काम में ब्रेक आया, इसका क्लियर मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने में देर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों ज़रूरत होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की? क्योंकि हमें ये सोचना होता है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स, ओनर्स फंड या बोरोवर्स फंड। अगेन वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है कि डेब्ट ज़्यादा होनी चाहिए या इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ फंड्स मार्केट में बहुत सारे हैं। 11th में आपने चैप्टर भी किया है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो मार्केट में जितना रिस्क आप लेने के लिए रेडी हो, उतने सोर्सेज अवेलेबल हैं। बट आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट और रिस्क मिनिमम हो, जिससे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। ओके, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कितनी ज़रूरत है किस डिपार्टमेंट की, सो दैट वो अच्छे से काम कर सकें। ओके, ऑप्टिममली काम कर सकें विदाउट एनी वेस्टेज, और उनको किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए वेट ना करना पड़े। और दूसरा होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से फाइनेंस अरेंज करना है। ओके, तो वो कैसे होता है? जब हम स्टडी करते हैं कि इक्विटी होगा, डिबेंचर्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेने हैं या शॉर्ट टर्म लोन लेने हैं, किस फॉर्म में लोन एक्सेप्ट करने हैं, फाइनेंस एक्सेप्ट करना है, ताकि कॉस्ट कम हो और मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो सके। कॉस्ट क्या होता है आपको पता है, मैथ्स में आप कर चुके हैं। कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी, तो आपको लॉस होगा। सिंपल कंसेप्ट यहाँ पर, ये आपके आंसर शीट में लिखने के लिए नहीं है, ये आपके समझने के लिए है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमेशा लॉस होगा, और अगर कॉस्ट कम होगी तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ओके, सो यही बिजनेस का काम है, कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट, इसी को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो ये काम कौन पूरी करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस तरीके से आप 2 चीज़ें समझ चुके हैं अंडर द हेडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि पहली चीज़ फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं और क्यों लिए जाते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। दूसरी चीज़ आप ये समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। आपको पता है अगर आपके प्लान्स फेल हो जाएंगे तो आप कभी भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। अगर प्लान्स फेल हैं तो आपको फिर से प्लान्स बनाने पड़ेंगे और रिसोर्स कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे। तो रिसोर्स वेस्ट ना हो, फाइनेंस आपकी कंपनी का वेस्ट ना हो, ब्लड जो है आपकी कंपनी का वो वेस्ट ना हो, उसके लिए आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए प्यारे बच्चों, कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जो पहला टॉपिक है वो है फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल से आप मतलब समझते हैं कि जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, जो इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न आपको मिलता है,
ओके। और फिक्स्ड का मतलब होता है जो परमानेंट नेचर का हो, ओके। इसका एक एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है। एक और एग्जाम्पल है फ्रिज और कार, जो आप घर में यूज करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हम बार बार फ्रिज परचेज करें, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और आप ट्राई करते हैं कि आप ऐसी कमोडिटी परचेज करके घर पर लाएं जो बहुत सारे सालों तक चलती रहे, ओके। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये डिसीजन बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फिक्स्ड कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। फिक्स्ड कैपिटल वो पोर्शन ऑफ कैपिटल जिससे कि आप परचेज करोगे लैंड या बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या कंपनी के लिए फर्नीचर, ओके। सो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का वो पोर्शन जिससे कि आप ये फाइंड आउट करते हो कि फिक्स्ड असेट में कितना मनी इन्वेस्ट करना है। और फिक्स्ड असेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। आप बैलेंस शीट बनाते हो, आप अवेयर हो फिक्स्ड असेट कौन से होते हैं और करंट असेट्स कौन से। दूसरा जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो है वर्किंग कैपिटल। देखो, कैपिटल अभी मैंने आपको समझाया, जो मनी आप इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपको रिटर्न मिलता है, और रिटर्न क्या होता है? आपका प्रॉफिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न क्या होगा? उसका प्रॉफिट, ओके। वर्किंग मतलब काम करते रहना। तो ऑब्वियस सी बात है कि डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी आपको थोड़ा पैसा अलग रखना पड़ेगा, ओके। जैसे कोई एक एम्प्लॉय आ गया और उसने मैनेजर से बोला मुझे एडवांस दे दीजिए 2 महीने की सैलरी, मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है। तो अब क्या करेगा मैनेजर? उसको वापस भेज देगा कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, आप चले जाइए, हमें सिर्फ इतना पैसा मिलता है कि हम आपकी पर मंथ सैलरी दे पाएँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स भी आपकी हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो ऐसी ही सिचुएशंस के लिए थोड़ा पैसा डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए रखना पड़ता है एक मैनेजर को। ये प्लान आउट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना रखें और कितना नहीं, ओके। सो ऐसी ही कुछ इमरजेंसीज के लिए, ऐसी ही डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो अमाउंट ऑफ कैपिटल हम रखते हैं उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ओके। तो हमें अगेन ये डिसाइड करना होता है कि कितना पोर्शन फाइनेंस का हमें रखना है असाइड। हमें यहाँ कौन है? मैनेजर्स, ओके। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि कितना पोर्शन ऑफ कैपिटल उन्हें रखना है फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि करंट असेट्स के लिए, ओके। करंट असेट्स के एग्जाम्पल्स बिल रिसीवेबल, डेटर्स और फिर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज करना एक करंट असेट होता है, यानी रॉ मटेरियल परचेज आपको हर ऑपरेशनल साइकिल में करना पड़ता है बार बार, ओके। तो ये किसका एग्जाम्पल है? वर्किंग कैपिटल का। क्लियर? सो इस तरीके से ये दो क्रूशियल डिसीजंस हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। इन दोनों के लिए फंड असाइड रखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? एक फाइनेंशियल मैनेजर की, ओके स्टूडेंट्स। इसके साथ में एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि मंथ में और ईयर में, मंथ वाइज और ईयर वाइज वो कितना पैसा एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट रखते हैं। जैसे हेल्थ के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि हेल्थ के लिए जो वो पैसा एक साइड रखते हैं वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, ओके। और वो डेली खर्चा नहीं करते हेल्थ के लिए, बट आपकी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट डेली की होती है, मंथली की या वीकली होती है। तो वो अमाउंट जो वो पेरेंट्स असाइड रखते हैं वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा आपके पेरेंट्स का। और जो मनी वो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, इनके जो प्रीमियम्स वो भरते हैं वो हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल। तो इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आपकी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटी लॉन्ग टर्म के लिए है और कौन सी शॉर्ट टर्म के लिए, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि उन एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी फिक्स्ड कैपिटल की एक्टिविटी और कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी वर्किंग कैपिटल की एक्टिविटी। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल डिसीजन जो आपके पेरेंट्स लेते हैं वो कितना क्रूशियल होता है और उसमें कितना ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है और आपको कितना समझना पड़ता है। अगेन, हर फाइनेंस में कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व होता है और इसी को ओवरकम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फाइनेंशियल मैनेजर की।
और ये फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस लेता है उसमें इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके साथ साथ इस चैप्टर में आपने ये भी सीखा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों की जाती है। क्या होती है ये तो आपको पता ही है, बट ये क्यों की जाती है और क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा और सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। जय हिंद बच्चों।